नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलते भारत पर चर्चा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत विश्व का ग्रोथ इंजन बनकर सामने आया है। 2 दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस राज्य की कल्पना की थी, उसे सच बनाते हुए उत्तराखंड देश के सबसे प्रगतिशील राज्य के रूप में सामने आया। राज्य के एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत काफी आगे बढ़ चुका है। उत्तराखंड इसमें एक महत्वपूर्ण भागीदार होगा। ऐसे में यहाँ निवेश करना फायदेमंद होगा। तो आज की चर्चा का ताना बाना बुना गया है उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट को लेकर। कैसे न्यू इंडिया के रूप में निवेश के लिहाज से भारत वैश्विक पटल पर अपनी साख को मजबूत बना रहा है, उस पर होगी चर्चा। और इस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बड़े खास मेहमान शिशिर सिन्हा जी, डिप्टी एडिटर हिंदू बिजनेस लाइन। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले देखते हैं कि देश तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है और दुनिया ने ये मान लिया है कि आने वाले दशकों में वैश्विक विकास में भारत की अहम और अग्रणी भूमिका होगी। कल देहरादून में उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने उत्पाद एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू कर देश में सबसे बड़ा कर सुधार किया है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आर्थिक विकास की दुनिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ ये हम कई दशकों से सुनते आए हैं, लेकिन उत्तराखंड में एक अलग SEZ है और सदियों के हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या के कारण है, मां गंगा के कारण है, देवाधिदेव हिमालय के कारण है। और वो SEZ है स्पिरिचुअल इको जोन। यही तो है देवभूमि और सदियों पुरानी इसकी विरासत। 2 दिवसीय निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी देहरादून में किया। ये राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन भी है। प्रधानमंत्री ने थीम पवेलियन के जरिए राज्य की औद्योगिक प्रगति को देखा। इसमें राज्य की हर एक क्षेत्र की नई तकनीक की झलक दिखी। उत्तराखंड में बढ़ते खाद्य प्रसंस्करण, स्टार्टअप, हैंडीक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि देश में कई आधारभूत संरचना विकास के काम चल रहे हैं। इससे निवेश के लिए अवसर बढ़े हैं। आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्च किया जा रहा है, पहले कभी नहीं किया गया। इस वजह से निवेश की अपार संभावनाओं के साथ ही रोजगार के भी लाखों नए अवसर बन रहे हैं। पोटेंशियल पॉलिसी और परफॉर्मेंस यही प्रोग्रेस का सूत्र है। साथियों, न्यू इंडिया इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन डेस्टिनेशन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने उत्पाद एवं सेवा कर को लागू कर देश के सबसे बड़े कर सुधार किए हैं। इसके साथ ही दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से व्यापार करने में सुगमता आई है। वहीं पिछले साल 10,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हुआ और 400 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत 100 नए हवाई अड्डों और हेलीपैडों का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवसर बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सिंगल विंडो की व्यवस्था की गई है। राज्य में अब सभी पर्यावरण संबंधी मंजूरी भी परिवेश के जरिए आसानी से हो रही है। प्रधानमंत्री ने राज्य में युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और पर्यटन के नए केंद्र बनाने की बात कही। बीते 4 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। हाईवे, रेलवे, एयरवे, हर प्रकार से उत्तराखंड को कनेक्ट किया जा रहा है।
गांव-गांव में पक्की सड़कें पहुंच रही हैं। इतना ही नहीं, 4 धाम ऑल वेदर रोड, साथियों बेहतर कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ यहां के टूरिज्म सेक्टर को मिलने जा रहा है। राज्य सरकार ने 12 क्षेत्रों को चिन्हित कर निवेश के लिए कई नीतिगत बदलाव भी किए हैं। उत्तराखंड के पहले निवेशक महाकुंभ से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नया आयाम भी मिलेगा। अरुण शर्मा के साथ चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देवभूमि में आएगी निवेश की क्रांति। हमारे साथ शिशिर जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि सर आप खुद वहाँ थे तो आपसे बहुत उपयुक्त व्यक्ति नहीं हो सकता है इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए। सर मेरा पहला सवाल यही है कि जिसके हम बात करते हैं कि राज्यों की बात हमेशा से प्रधानमंत्री करते हैं कि हमारे देश के राज्यों में कई देशों की तुलना में इतनी ज़्यादा क्षमताएं, इतनी सारी असीम संभावनाएं मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की बात की, ये अपने आप में कहीं ना कहीं न्यू इंडिया के उस उगते हुए सूरज की तरफ इशारा करता है जिसे भारत साकार करने की ओर देख रहा है। देखिए, इसको आपके सवाल को मैं 2 हिस्सों में बांटना चाहूँगा। पहला तो ये कि एक औद्योगिक विकास की हम बात करते हैं जहाँ पर विशुद्ध रूप से मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज हैं। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर हर राज्यों के बीच में एक मुकाबला चल रहा है कि कौन अपने यहाँ कितना निवेश जुटा सकता है। आप देखेंगे तमाम राज्य अपने यहाँ निवेशक सम्मेलन आयोजित करते हैं और हर बार ऐसा होता है कि सम्मेलन के दौरान काफ़ी कुछ कहा जाता है और अब स्थिति ये हो गई है कि उस पर अमल भी दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जहाँ पर न केवल सम्मेलन हुए बल्कि जो सहमति पत्र पर दस्तखत किए गए उसका क्या कुछ हुआ वो भी हमें दिखा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, राज्यों के बीच मुकाबला होता है तो बहुत अच्छी बात है। और जो संघीय ढांचा है, जब राज्यों के बीच मुकाबला बढ़ेगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हर राज्य विकसित होंगे तो उसका असर आपको पूरे देश पर पड़ेगा। हम इसको कहते हैं माइक्रो टू मैक्रो के बीच में। दूसरा जो सवाल आपका, जो दूसरा पहलू है आपके सवाल का, वो है स्पिरिचुअल इको जोन। ये पहली बार हमने ये शब्द सुना। अभी तक हम SEZ का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जानते थे, अब एक स्पिरिचुअल इको जोन। अगर मैं इसको हिंदी में करूं तो आध्यात्मिक पारिस्थितिक क्षेत्र की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि आध्यात्म में भी कारोबार की कितनी संभावनाएं हैं। आप देखिए कि देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आध्यात्म जो है वो काफ़ी प्रबल है और उस आध्यात्म का फ़ायदा उठाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से लोग वहां पर आते हैं। क्या हम उनके लिए उस तरह की परिस्थितियां, क्या उनके लिए उस तरह की ढांचागत सुविधाएं मुहैया करा पा रहे हैं? अगर ये सोच बन जाती है कि हम इसको एक अलग जोन के तौर पे देख रहे हैं, स्पिरिचुअल इको जोन के तौर पर देख रहे हैं और उसके विकास के लिए हम कोई रणनीति बनाते हैं, तो इसका फायदा ये होगा कि हमारे लिए एक नई संभावनाएं बनेंगी और वो राज्य जहां पर आध्यात्म, जहां पर स्पिरिचुअलिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़े पैमाने पर है, उनको इसका काफ़ी फायदा मिलेगा। और उत्तराखंड निश्चित तौर पर, जैसा आपने कहा, देवभूमि है, तो देवभूमि में अगर देवताओं के लिए उनके सानिध्य में जा कर के लोगों को फायदा होता है, तो जो बाहर से आए हैं उनको जो सुकून मिलता है, वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको कितना फायदा मिलता है, ये एक अच्छी पहल है। बिल्कुल। और जो हम वहाँ पर आए हुए लोग थे, चाहे हम अमूल की बात करें, वहाँ के CMD वहाँ मौजूद थे, या महिंद्रा की बात करें, ITC की, तो एक बहुत कॉमन फैक्टर वहाँ से उभर कर आया, क्योंकि आप जाने माने अर्थशास्त्री आप बेहतर तौर पे बता पाएंगे कि जब हम बात करते हैं चीप स्किल्ड लेबर, वो वहाँ पर मौजूद है। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो जो उत्पादकता को लेकर एक पैसा खर्च यानी पूंजी खर्चने की बात है, वहाँ का मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी लो कॉस्टिंग का है। तो इस तरह से अमूल वहाँ पर निवेश करने के लिए तैयार है। और जैसे कि अभी JSW की बात की जाए तो उन्होंने वहाँ पर अभी निवेश नहीं किया, एंड ही सेड कि आई थिंक मैंने बस मिस नहीं किया, आई स्टिल हैव द चांस। तो अगर इस पूरे रूपरेखा को देखा जाए तो तमाम ये जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो भी अपना एक सुनहरा भविष्य देखते हैं कि अगर वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में निवेश करते हैं तो उनके लिए भी स्वर्णिम दौर रहेगा। बिल्कुल। आप कुछ और नाम भूल नहीं है, मैं वो जोड़ना चाहूँगा। जैसे अडानी ग्रुप ने कहा है कि वो करीबन 6,500 करोड़ का वहाँ पर निवेश करेंगे और उस पर जो वो निवेश है वो बुनियादी सुविधाओं में है। अगर मैं पतंजलि की बात करूँ वो लगभग 2,500 करोड़ का निवेश करेंगी। अगर मैं गोयनका जो महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बताया कि लगभग 600 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, तो लगभग 70,000 करोड़ रुपए के सहमति पत्र पर दस्तखत हुए हैं। उत्तराखंड हो चाहे कोई भी पहाड़ी राज्य हो, वहाँ पे एक बड़ी परेशानी हम ये देख रहे हैं कि जो पहाड़ी इलाकों में या दूर दराज के इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो नीचे मैदानी में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर रोजगार के मौके नहीं होते हैं, तो वो
आ जा रहे हैं शहरों में। उत्तराखंड में भी ये स्थिति बन रही है कि देहरादून की आबादी जितनी ज़्यादा है, अगर आप वहाँ के गांव में जाए तो कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे कोई दीप जलाने वाला नहीं होता है, क्योंकि वो लोग देहरादून में आ गए हैं। अगर उस जगह पर, उस पहाड़ी क्षेत्र में अगर रोजगार के मौके बनते हैं तो एक तो पलायन रुकेगा और जो शहरों के ऊपर बोझ है वो भी कम होगा। ये उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में इस बात पर खासा जोर दिया गया है कि जितने भी नए निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं वो उन जगहों पर हो जहां पर रोजगार के मौके बहुत कम उपलब्ध हैं। सबसे एक खास बात ये होती है इन पहाड़ी क्षेत्रों में 3 चीज़ें बहुत प्रचुर मात्रा में है। एक, श्रम जो कि काफ़ी सस्ता होता है। दूसरा, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो पानी की बात होती है, तमाम उद्योग को चलाने के लिए पानी की ज़रूरत है, वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और उत्तराखंड हो चाहे कोई भी हिल स्टेट हो, वहाँ पर पावर सरप्लस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर कई सोर्सेज हैं, आपके रिन्यूएबल भी हैं और नॉन रिन्यूएबल भी हैं। तो अगर आप सौर ऊर्जा से करना चाहें तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे मौके हैं, हाइड्रो पावर करना चाहें उसके लिए भी काफ़ी अच्छे मौके हैं, और थर्मल के लिए हमेशा मौके तो होते ही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कोई भी उद्योग अब ये जोखिम नहीं उठा सकता है कि इन क्षेत्रों में ना जाए। जैसा कि सज्जन जिंदल साहब जो कि JSW ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि अब तक मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं इस बस को मिस नहीं करना चाहता, मुझे भी आना होगा। अगर इस तरह की बात किसी उद्योगपति के भीतर होती है तो उस राज्य के लिए बहुत शुभ संकेत। बिल्कुल, और ये कॉर्पोरेट घराने अगर राज्यों के लिए जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर आगे आते हैं तो ये किसी भी राज्य के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कैसे वन ग्रिड वन नेशन वन सन को लेकर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और कैसे अक्षय ऊर्जा के हिसाब से और उस लिहाज से उत्तराखंड सर्वोपरि है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक, ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लोटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना है। दीदी, 5वें महीने में भी ये फुर्ती? मेरी हिम्मत तो 3रे महीने में। कमी हिम्मत में नहीं, खून में हो सकती है। आजा। खून में? बच्चे और तुझ पर कहीं बुरा असर ना हो, आज ही जांच करा ले। गर्भावस्था में अक्सर अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी हो सकती है। अनीमिया से बचाव के लिए हर गर्भवती महिला को गर्भ के 4थे महीने से बच्चे के 6 महीने के होने तक रोज आयरन की लाल गोली पौष्टिक आहार के 1 घंटे बाद लेनी चाहिए। ये गोलियां सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, ANM और आशा दीदी के पास मुफ्त मिलती है। ये देखो दीदी, एकदम फिट। अरे वाह। आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास। आओ बनाए अनीमिया मुक्त भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड में जो अभी हाल ही में इन्वेस्टर समिट हुआ है उसको लेकर। हमारे साथ शिशिर जी जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, जो मेरा सवाल था कि वन ग्रिड वन सन को लेकर जो एक और नया जुमला प्रधानमंत्री जी ने कहा साफ तौर पर, उसका किस तरह से हम अभिप्राय निकालें, और ख़ास तौर पर अक्षय ऊर्जा को लेकर उन्होंने कहा कि जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है
अगर हम एनर्जी की बात करें उत्तराखंड में? देखिए, पहाड़ी इलाकों में एक अच्छी बात क्या होती है कि आपके पास 2 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बनते हैं, एक आपका विंड है और एक आपका सोलर है, और हाइड्रो तो है ही। और अगर आप हाइट पे मान लीजिए सोलर पैनल लगाते हैं तो जिस तरीके से उससे ऊर्जा का विकास होता है, ऊर्जा जितनी पैदा हो सकती है वो कमाल की होती है। और उत्तराखंड में इस बात की प्रचुर संभावनाएं हैं कि हाइड्रो तो हमने एक्सप्लॉइट किया ही है, जल जो है उसका तो हमने एक्सप्लॉइटेशन किया है, क्या हम सौर ऊर्जा का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें वहाँ पर, और इस बात के लिए निवेश आमंत्रित किए जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से कीमतें कम हो रही हैं, जिस तरीके से मदद राज्य सरकारें कर रही हैं, उत्तराखंड हो चाहे कोई भी हिल स्टेट हो, वहाँ पर सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। और जब ये पावर सरप्लस स्टेट बनेंगे तो आप ये सोचिए कि इससे इनको कितनी कमाई हो सकती है, क्योंकि आसपास के राज्यों में नेशनल ग्रिड के ज़रिए वो बिजली वहाँ पर पहुँचा सकते हैं, और इससे उनकी कमाई के नए रास्ते खुलेंगे, विकास के नए रास्ते खुलेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है सौर ऊर्जा के मामले में, और मुझे लगता है बाकी भी जो राज्य है, जो पहाड़ी खासतौर पर राज्य हैं, उनको इस दिशा में खास पहल करनी चाहिए। एक और अगर हम प्रचुर मात्रा की बात करें तो वो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जिसमें जो उसके लिए उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो काफ़ी माना जाता है, और यही बात पतंजलि ने भी कही कि वहाँ पर इसकी मात्रा बहुत अधिक है। तो ऐसे में जो हम आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण सपना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में घोषणा की गई है, उसको अगर जोड़कर देखा जाए इस चीज़ से, तो वहाँ पर भी इसको लेकर काफ़ी विकल्प मौजूद हैं, जहाँ पर अगर नौकरियों की बात करें या फिर तमाम उससे जुड़े हुए जो उद्योग लगाए जा सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद का निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा, जिसको कहें कि इन इलाकों में जहाँ पर आपको बड़े तादाद में जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, और ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जिनका हमें पता नहीं होता है कि उसकी उपयोगिता क्या है। जब उसका इस्तेमाल करते हैं, जब उसका प्रयोग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इन रोगों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ तक आपको पता है कि एलोपैथिक दवाएं काफ़ी महंगी होती हैं, और वहाँ पर अगर हम एक बेहतर और सस्ता विकल्प आयुर्वेद के तौर पे दे पाएँ तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि किसानों को इसको काफ़ी बड़ा फ़ायदा, काफ़ी बड़ा लाभ मिलेगा। एक यहीं पे जो कल की बैठक के दौरान जो आचार्य बालकृष्ण, जो कि पतंजलि के MD हैं, उन्होंने एक मिर्ची का जिक्र किया जिसको खीरी मिर्च कहते हैं। खीरी मिर्च आमतौर पे पूर्वोत्तर के राज्यों में होता है, और हम जो पहाड़ी इलाका मतलब उत्तर भारत की बात करें, यहाँ पर जो मिर्च होती है वो 1 साल तक के लिए वो मिर्च के पौधे मिर्च देते हैं। खीरी मिर्च जो है वो 2 साल तक देता है, और उससे प्रति किलो की जो कमाई है वो आपको, अगर इस वाली मिर्च से 10 रुपये या 20 रुपये मिल रहे हैं, तो वो उसमें आपको 60 रुपये 65 रुपये प्रति किलो तक मिल सकता है, और उसके तमाम अलग फ़ायदे भी हैं। तो उन्होंने बताया कि वो इस चीज़ को उत्तराखंड में लेकर के आए हैं कि खीरी मिर्च की पैदावार जो है वहाँ के किसान करें। तो एक तरफ जड़ी बूटी है, एक तरफ इस तरह के व्यावसायिक फसल हैं, तो इससे न केवल आप जो रोग के उपचार की बात भी हो रही है, और साथ ही साथ जो व्यावसायिक है वो भी, या आम जिंदगी में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उसका भी बड़े पैमाने पर उत्पादन। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आप एग्रीकल्चर में, फूड प्रोसेसिंग, यहाँ पर निवेश कीजिए, और जिस हिसाब से अगर हम निवेश करते हैं तो वो इस राज्य के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए एंटरप्रेन्योर्स को लगातार प्रधानमंत्री प्रोत्साहित करते हैं कि आप रोज़गार देने वाले बनिए, तो मैं कहीं पढ़ रही थी कि जो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पहाड़ों में रहने का मन होता है कि भाई ठीक है, मैंने 40 साल काम कर लिया और मैं अपनी एक रिटायरमेंट प्लान करना चाहता हूँ, एंड दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो अब क्योंकि वहाँ सब कुछ सिंगल विंडो क्लियरेंस है, ऑनलाइन अप्रूवल्स भी हैं, और अब GST आ गया है, तो आपको लगता है कि वहाँ पर अपना एक कारोबार खड़ा करना, जैसे मान लीजिए वहाँ पर लॉज बनाना चाहते हैं, तो अब आपके पास सब कुछ है, आप जिस तरह से हम इन्वेस्टर समिट में लोगों को हमने देखा वहाँ पर निवेश करने के लिए तैयार है, आपके पास बस एक आइडिया की देर है, और अपना आप आइडिया दीजिए। तो इस तरह के राज्यों को एक्सप्लोर करने में अपने आप में ये जो समिट्स हैं ये काफ़ी कारगर साबित होते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, टूरिज्म की तो बात है ही। जो लोग पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ या एक निश्चित समय के बाद वो कहते हैं कि अब बहुत हो गया, शहर की आपाधापी से हमें दूर जाना है, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में तमाम जो राज्य हैं, आपने याद होगा कि सिक्किम देश का पहला राज्य जिसको ऑर्गेनिक स्टेट भी डिक्लेयर किया जा चुका है। ऐसे जितने हिली स्टेट्स हैं वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत गुंजाइश है, और वहाँ पर अभी जो समझौता हुआ है, उस समझौते सहमति जो हुई है, उसमें अदानी ग्रुप ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिस्ट्रीब्यूशन का भी जिम्मा लिया है। इसके अलावा ITC का कहना है कि वो वहाँ से सोर्स ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो जो लोग
शहरों की आपाधापी से दूर होकर के पहाड़ी इलाकों में बसना चाहते हैं, वो केवल लॉज खोलने की बात ना सोचे, बल्कि वो भी सोचे कि वहाँ पर किस तरह से इन चीज़ों की खेती बाड़ी की जा सकती है। जो सब्जियां वो यहाँ भेजेंगे, वो यहाँ भेजे, बिल्कुल बिल्कुल वो ताज़ी सब्जी होंगी, उसमें पौष्टिकता ज़्यादा होगी, उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होंगे। और शहरों में वैसे ही हम लोग केमिकल्स खा खा करके परेशान हैं, तो हमें सही चीज़ मिल पाएगी। बिल्कुल। और एक कनेक्टिविटी को लेकर, क्योंकि मैंने आपसे जिक्र किया कि हम किसी भी राज्य की कल्पना तब तक नहीं करते जिसमें कनेक्टिविटी ना हो, और ऐसे जैसे कि हमने अभी सुना कि देवभूमि को बिल्कुल जियो से वो कनेक्टिविटी के लिहाज से उसे बिल्कुल परिपक्व बनाएंगे। तो अगर कनेक्टिविटी बढ़ती है, चाहे मोबाइल टावर्स के थ्रू, और सड़कों की बात हम लगातार कर रहे हैं, उससे भी राज्य को फ़ायदा होगा। राज्य को फ़ायदा होगा तो जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर की हमने बात की, संघीय ढांचे की बात की, तो आर्थिक प्रगति में और बल। देखिए, कनेक्टिविटी को दो तरीके से देखिए। आपका तो एक तो टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बातचीत कर सके, संवाद स्थापित कर सकें और संपर्क स्थापित कर सके। उसकी सुविधा एक कंपनी कह रही कि हम, जैसे रिलायंस ने कहा कि हम वो करेंगे। दूसरी ओर आप अगर कनेक्टिविटी जो देखें कि बाय रोड है या बाय एयर है, उत्तराखंड में देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच भी जो है हवाई सेवा शुरू होने वाली है, और ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सब इलाके, और स्ट्रैटेजिक पॉइंट से भी, क्योंकि पिथौरागढ़ जो है वो भारत चीन की सीमा से कुछ पास ही में बसा हुआ है। तो आपको दोनों फ़ायदे होंगे, स्ट्रैटेजिक भी फ़ायदा होगा और टूरिज्म का भी फ़ायदा होगा। और भी कई दूसरे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कोशिश की जा रही है कि संपर्क बनाया जाए। 13 ऐसे नए डेस्टिनेशंस की पहचान की गई है जहाँ पर कनेक्टिविटी मजबूत की जाएगी। टेलीफोन कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहा मैं रोड कनेक्टिविटी या एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। वो मजबूत की जाएगी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन जगहों तक पहुँच सके, उन जगहों का फ़ायदा हो। देखिए, मोबाइल कनेक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आज के दिन में ज़रूरत बन चुकी है। एक समय था हम कहते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान, अब हम कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल और डेटा। ये 5 चीज़ हमको ज़िंदगी में चाहिए, और ये जिस राज्य में अगर अच्छे तरीके से उपलब्ध हो जाते हैं तो उस राज्य का फ़ायदा तो होगा ही। बिल्कुल। और फिलहाल हमारे इस शो में वक्त थोड़ी सी ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि और बहुत सी बातें हैं इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई जिस पर चर्चा अभी बाकी है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है। ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। बहू चश्मा ही नहीं ला कर देती, आँखें बन जाती है, और इन महाशय को ही नहीं, इनके जरूरी कागजों को भी संभालती है। पर अब वक्त है कि पूरा परिवार उसके लिए कुछ करे, इसलिए दूसरी या तीसरी तिमाही में एक बार उसे 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जरूर ले जाएंगे, जहां सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर्स भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जाँच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को होने वाली माँ का ख्याल सबसे पहले। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत न मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये मिली भी तो कैसे? इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो।
आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बदलते भारत में चर्चा पर। और क्योंकि वक्त की कमी है, टॉपिक ऐसा है कि इस पर एंडलेस चर्चा हो सकती है शिशिर जी, लेकिन कंक्लूडिंग रिमार्क्स, क्योंकि आप वहाँ पर गए, आपने वहाँ लोगों को देखा, इन्वेस्टर्स को देखा, जो तमाम वहाँ पर गणमान्य अतिथि आए थे उन्हें देखा, उन्हें सुना, प्रधानमंत्री को सुना, तो एक जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं बिजनेस के लिए, तो उत्तराखंड इज़ नाउ बिल्कुल। और देखिए, लोग अब पारंपरिक जो जगह हैं जहाँ पर हम सोचते थे कि सिर्फ उन्हीं जगहों पर उद्योग का विकास हो सकता था, अब वहाँ से निकल के लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर कुछ समय पहले तक ये सोचा जाता था कि उद्योग का विकास नहीं हो सकता है। उत्तराखंड का एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अब तक सिर्फ 37,000 करोड़ रुपए का निवेश अब तक हुआ है निजी कंपनियों का। इस सम्मेलन में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात की जा रही है। 18 सालों में 37,000 करोड़ और अब जाकर के 70,000 करोड़। इस अंतर को आप खुद समझ सकते हैं। शिशिर जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मन से साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। तो बदलते भारत में चर्चा में बस आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।